हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा, आपकी सोशल साइंस के एजुकेटर श्री करणी एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो स्टूडेंट, कल हमने जो पढ़ा चैप्टर फर्स्ट भूगोल का, भारत की आकार और स्थिति, चलेंगे हम आज वहाँ से आगे और देखेंगे कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य या पॉइंट्स जो उस चैप्टर के बाकी रह गए थे। लेकिन वहाँ चलने से पहले हम चलेंगे आज के अपने मोटिवेशनल कोट की ओर। और क्या है देखिए आज आपके लिए कि कोई व्यक्ति मंजिल तक पहुँचने में आपको सलाह दे सकता है, लेकिन मेहनत तो आपको स्वयं ही करनी पड़ेगी। देखिए, आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं हर सब्जेक्ट में, ठीक है, आपको क्लास में टॉप करना है या आपको कुछ आपके जो एम है अबाउ 80%, अबाउ 90%, तो हम जो आपके मेंटोर हैं या आपके पेरेंट्स हैं, हम सिर्फ आपको सलाह दे सकते हैं कि आपको ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, पढ़ाई तो आपको ही करनी पड़ेगी, आपको ही उन चैप्टर्स को याद करना पड़ेगा और उन चैप्टर्स को अपने माइंड में बिठाना पड़ेगा। वो कोई और आपके लिए नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स, मेहनत करनी है आपको। अब चाहे आप आज से शुरू कीजिए या एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, वो रिज़ल्ट भी फिर आपको वैसा ही मिलेगा। तो स्टूडेंट, मेहनत करनी है, मेहनत से जी बिल्कुल नहीं चुराना है। तो जो हमने कल देखा, एक बार हम उसे पहले क्विकली रिवाइज कर लेंगे ताकि किसी को डाउट नहीं रहे कि कहाँ से वापस स्टार्ट हुआ है, और फिर हम अपनी आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए, कल पढ़ा था भारत की आकार और स्थिति। इसके पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि भारत कहाँ स्थित है, कौन से गोलार्ध में। तो आप बताएंगे कि मैम उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, 0 डिग्री जो अक्षांश है उसके ऊपर का हिस्सा जो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, वहाँ हमारा भारत स्थित है। फिर आपको पूछा जाए कि कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो क्या कहेंगे आप? एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप में भी दक्षिण में भारत स्थित है। ठीक है, ये देखा हमने। फिर देखा कि भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा कितनी है। ठीक है, स्थलीय मतलब जिसकी सीमा स्थल से लगती है, और जलीय जो अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, और वहाँ से वो सीमा कितनी है वो देखा। फिर हमने क्या देखा? कर्क रेखा की क्या स्थिति है, कर्क रेखा कैसे पूरे भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? उपोष्ण कटिबंधीय, और नीचे वाला भाग उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उसके बाद हमने पड़ोसी देश देखे भारत के कि उत्तर पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, उत्तर पूर्व में कौन है, और दक्षिण में कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, और उनसे लगने वाले राज्यों की सीमा कौन कौन सी है। पड़ोसी देशों से हमारे भारत के कौन कौन से राज्य अपनी सीमा बनाते हैं। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट पढ़ाई कर ली थी। अब देखिए आगे इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। भारत की आकार और स्थिति के आगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो देखिए, ये मैंने आपके लिए इसलिए डाला है कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये 3 तरह के क्वेश्चंस है। अब इनको क्वेश्चंस की फॉर्म में हम पढ़ेंगे और फिर उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ जैसे ही मैप में लोकेट करूं, आपको भी मैप में देखना है, और उसको साथ साथ जैसे मैं बता रही हूँ वहाँ पे आपको भी उसी तरह से देखना है। ठीक है, देखिए पहला क्या है कि पश्चिम और पूर्वी तटों पर स्थित केंद्र शासित क्षेत्रों की या प्रदेशों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या लिखा है कि पश्चिम और पूर्वी तट पे, मतलब भारत का जो पश्चिमी तट है अंडमान सागर की तरफ, और जो पूर्वी तट है बंगाल की खाड़ी की तरफ, वहाँ पे कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं। ऊपर की ओर नहीं, जो स्थल में है हमें उनकी संख्या अभी नहीं बतानी है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ जो तटीय क्षेत्र से लगने वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या बतानी है। हमारा पहला क्वेश्चन है। फिर हम क्या पढ़ेंगे? सेकंड क्वेश्चन कि क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा सबसे बड़ा और कौन से सबसे छोटा राज्य है भारत का। एक वो राज्य जिसका एरिया सबसे बड़ा है, फिर एक वो राज्य जिसका एरिया कंपेयर टू अदर स्टेट सबसे छोटा है। ठीक है,
फिर हम क्या देखेंगे कि कश्मीर और कन्याकुमारी, कश्मीर कहाँ है, जम्मू ऊपर की ओर भारत के नॉर्थ में, और कन्याकुमारी साउथ में, इसमें दिन रात की अवधि में डिफरेंस क्यों आता है, अंतर क्यों आता है, क्यों कश्मीर में जो दिन की अवधि होती है कम होती है, कन्याकुमारी में ज़्यादा होती है, तो ये डिफरेंस किस लिए होता है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चनों को पहले हम आंसर पढ़ते हुए विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि पश्चिमी और पूर्वी तटों पे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। देखिए, मैप का बहुत बड़ा रोल होता है ज्योग्राफी में। आपको कोई भी चीज़ पढ़नी है भूगोल में तो आपके पास मैप होना ही चाहिए। और ये जो कुछ चीज़ें हैं ना कि भारत के कौन कौन से जैसे राज्य है, पश्चिम में, पूर्व में, तटीय सीमा पे कौन कौन से हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैप आपके माइंड में सेट हुआ तो कैसे भी क्वेश्चन का आप आंसर इजीली दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये रहा भारत का पश्चिमी तट, दिख रहा है जिस रेड लाइन से मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये वाला भारत का पश्चिमी तट है। ठीक है, कहाँ से शुरू होता है, गुजरात से। ठीक है, और ये इस तरफ। ठीक है, और ये भारत का पूर्वी तट है जो शुरू होता है पश्चिमी बंगाल से नीचे तमिलनाडु तक। तो ये भारत का पूर्वी तट, ठीक है, और ये भारत का पश्चिमी तट। तो अब हमें बताना है कि पश्चिमी तट पे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। शुरू करें हम, आ जाइए देखते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ से देखते हैं गुजरात से। पहला कौन सा आ रहा है, दमन और दीव। फिर यहाँ नीचे क्या है, दादरा और नागर हवेली। अब ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। मैंने आपको कल ये बता दिया था कि पहले ये 2 अलग अलग यूटीज थी, लेकिन अब इनको मर्ज करके, अब इनको मिला के एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और इसका नाम दमन एंड दीव, दादरा और नागर हवेली, ये पूरा एक ही हो गया है। तो पहला हमें पश्चिमी तट पे मिला एक यूटी, एक केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा मिला, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव। फिर हम नीचे आते हैं, देखते हैं यहाँ हमें अपना दूसरा जो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा मिला, लक्षद्वीप। कहाँ स्थित है, अरब सागर में। ये एक द्वीपों की श्रृंखला है पूरी। ठीक है, छोटे छोटे द्वीपों को मिला के एक पूरी श्रृंखला बनी हुई है, जिसको पूरे को लक्षद्वीप द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। कहाँ है, अरब सागर में दक्षिण की ओर, और भारत के पश्चिमी तट पे लक्षद्वीप जो है दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो मैं बता रही हूँ, पुदुचेरी। ये देखिए आपको यहाँ पे भी दिखेगा पश्चिमी तट पे, और आप देख पा रहे हैं कि पूर्वी तट पे भी है। ठीक है, ये यहाँ तक दिख रहा है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला, ये 3 जो हमारे राज्य हैं, इनसे देखिए पुदुचेरी की, ये दिख रहे हैं आपको पुदुचेरी, यहाँ तमिलनाडु की सीमा पे भी, आंध्र प्रदेश और इधर केरल पे। तो ये जो पुदुचेरी है, इसके छोटे छोटे द्वीप समूह है। ये इन तीनों राज्यों में हम कह सकते हैं कि इन तीनों राज्यों से ये क्लोज है। तो यहाँ तीसरा हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश आता है वो आता है पुदुचेरी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब आ गए हम पूर्वी तट की ओर। ये तो पश्चिमी तट की ओर देखा, अब पूर्वी तट की ओर कौन सा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कौन सा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चौथा हमें मिल गया हमारा केंद्र शासित प्रदेश, जो कहाँ है, भारत के पूर्वी तट की ओर है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के नीचे की तरफ पूर्व में कौन सा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पूर्वी तट पे। ठीक है, तो कितने हो गए, पहले दमन एंड दीव और दादरा और नागर हवेली पहला, फिर देखा लक्षद्वीप दूसरा, फिर हमने देखा पुदुचेरी तीसरा, फिर इधर आ गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह चौथा। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट पे स्थित हैं। ठीक है, जो समुद्री सीमा में स्थित है, ये हमने देख लिया। अब इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि बचे हुए और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जो स्थल में, जो स्थलीय सीमा में स्थित है। तो देखते हैं हमारा और कौन सा, ये देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पंजाब और हरियाणा की जो कैपिटल भी है, और इस तरफ यहाँ पे चंडीगढ़। तो 5वां मैं यहाँ अलग से लिख रही हूँ, कौन सा हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। ठीक है, यहाँ लोकेट है। उसके बाद अगला जो हमारा है वो आप सभी को पता होगा, दिल्ली।
जिसे नई दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन सा हो गया? दिल्ली। ठीक है, तो देखिए दमन एंड दीव और दादरा और नागर हवेली, फिर लक्षद्वीप, फिर पुदुचेरी, फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दिल्ली। फिर देखिए कल भी मैंने आपको बताया था एंड मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये पूरा जो पहले एक राज्य था, किस नाम से? जम्मू एंड कश्मीर राज्य से हम जानते थे। अब इसको डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरीज में, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये यूनियन टेरिटरी कौन सी हुई? जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो हुई केंद्र शासित प्रदेश, ये हो गया लद्दाख। तो 2 हमें और मिल गए उत्तर की ओर, कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो हो गए ना आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए मेरे साथ एक बार रिवाइज कीजिए, कौन सा? दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव पहला, फिर देखा हमने लक्षद्वीप दूसरा, फिर देखा पुदुचेरी तीसरा, फिर देखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह चौथा, आ गया हमारा चंडीगढ़ 5वें नंबर पे, फिर दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो ये टोटल हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जिनमें से 4 जो है वो तटीय सीमा पे स्थित है एंड अदर 4 जो अन्य 4 बाकी हैं वो भारत की स्थलीय सीमा में स्थित है। ठीक है, तो इन यूनियन टेरिटरीज की आपको नाम याद करने हैं प्लस इनकी लोकेशन कि मैप में ये कहाँ कहाँ स्थित है, ये आपको मैप में पॉइंट आउट करना है। इंडिया का एक मैप लेना है, चाहे आप ऐसे नामों वाला, चाहे फिजिकल या पॉलिटिकल मैप में से कोई भी मैप लीजिए और उसमें लोकेट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको नहीं याद हो रहा, आप एक बार 2 बार देख के लिखिए कि अच्छा ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम एक जो खाली मैप लीजिए और खुद से याद करके, लोकेट करके इन प्लेसेस को फाइंड आउट कीजिए कि अच्छा ये यहाँ पे, दिल्ली यहाँ पे, चंडीगढ़ यहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, इस तरह से आप खुद से लोकेट कीजिए। तो आपका ये मैप वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा प्लस आपको यूनियन टेरिटरीज के नाम भी याद हो जाएंगे। ठीक है, उनकी लोकेशन के साथ में। तो हमने देखा कि हमारा जो ये क्वेश्चन था कि भारत के पूर्वी तटों पे और पश्चिमी तटों पे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं, हमने उनकी संख्या ज्ञात भी कर ली प्लस अदर बचे हुए केंद्र शासित प्रदेश भी हमने देख लिए। ठीक है, क्लियर हुआ ये पहला क्वेश्चन की फॉर्म में इसलिए दिया ताकि करते हुए आपको भी इंटरेस्ट आए, थोड़ा बोरिंग सा नहीं लगे। थियोरी बना के लिख देती एकदम कि ये नाम याद कीजिए, तो उसे करने में थोड़ा मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो अब दूसरा देखिए हम, ऑन द बेस ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के आधार पे भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य हमें ज्ञात करना है। चलिए देखिए हम अपने मैप में, दिख रहा है आपको सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है? बताइए क्या नाम है? राजस्थान। ठीक है, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दिख रहा है यहाँ पे जो मैंने पॉइंट आउट किया है, गोवा। तो हमें मिले हमारे क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य। सबसे बड़ा, ये सीमा दिख रही है आपको, राजस्थान की सीमा, देखिए मैं आप पॉइंटर से बना रही हूँ, ये राजस्थान। इसके दक्षिण की तरफ, दक्षिण पश्चिम की तरफ ये देखिए गुजरात राज्य इससे सीमा बनाता है। फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश सीमा बना रहा है, उत्तर प्रदेश की सीमा बन रही है। ठीक है, फिर ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे हरियाणा और पंजाब की भी सीमा बन रही है। तो राजस्थान से कौन कौन से अन्य राज्यों से ये सीमा बनाता है, ये भी ध्यान रखना है। और ये क्षेत्रफल के आधार पे भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इसे भी ध्यान रखना है। ठीक है, गोवा देखिए ये रहा, महाराष्ट्र और कर्नाटक की बाउंड्री पे आप देख पा रहे हैं। तो इसके पड़ोसी राज्य कौन से हो गए? महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा की राजधानी कहाँ है पता कीजिएगा आप, गोवा की कैपिटल कहाँ पे है। ठीक है, ज़रूरी है। और राजस्थान की कैपिटल तो सबको पता होगी, लेकिन ये आपको पता करना है। ठीक है, कि इनकी कैपिटल, इनकी राजधानी कहाँ कहाँ पे है। अब हम अपना तीसरा और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। ये समझ आ गया सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य, और इन राज्यों की सीमाएं किन से मिलती है वो भी देख लिया हमने। इनको भी आपको मैप में लोकेट करना है और कौन कौन से राज्यों से सीमा बनाते हैं वो भी आपको एक बार लिख के देख लेना है। ठीक है,
अब देखते हैं हमारा क्या तीसरा क्वेश्चन क्या है कि कश्मीर और कन्याकुमारी में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है। कश्मीर और कन्याकुमारी में डिफरेंस क्यों आ रहा है दिन रात की अवधि में। यहाँ आपका कश्मीर है ऊपर की ओर नॉर्थ में, और यहाँ साउथ में क्या है आपकी कन्याकुमारी। तो साउथ और नॉर्थ में दिन रात की अवधि में, मतलब यहाँ अगर ज़्यादा देर तक दिन रह रहा है, रात की अवधि कम है, और यहाँ दिन की अवधि कम है और रात की अवधि अधिक है। तो ऐसा किस कारण से हो रहा है, यहाँ की इस डिफरेंस का कारण क्या है ये देखेंगे। आपको पता है कल मैंने आपको एक मैप बताया था, वर्ल्ड का। ये देखिए ये रहा इस मैप में जो ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो ये रेखा बांट रही है ना, आप देख पा रहे हैं ये रेखा 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश की इस रेखा को विषुवतीय रेखा भी कहते हैं, ठीक है, विषुवत रेखा। इसके भारत कहाँ स्थित है, उत्तर में स्थित है। दिख रहा है आपको भारत, ये रहा भारत की पोजीशन एशिया महाद्वीप के दक्षिण में। कल हमने इसे विस्तार से समझा था, लेकिन अब मैं आज आपको इसे वापस क्यों दिखा रही हूँ कि इस मैप की सहायता से हम देखेंगे कि कश्मीर और कन्याकुमारी में जो दिन रात की अवधि में अंतर किस लिए आ रहा है। देखिए 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा, तो यहाँ पे सूर्य की किरणें, सपोज ये सन है, ठीक है, ऐसे ही बनाते थे ना हम सन बचपन में। तो ये सूर्य की किरणें जो इस अक्षांश पे क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है, ठीक है। फिर जैसे जैसे उत्तर या दक्षिण की ओर अक्षांश से हम बढ़ते हैं, सूर्य की किरणों में क्या तिरछापन आता है, इस तरह, ठीक है। ये जो जैसे यहाँ पे सीधी है, थोड़ी तिरछी, और ऐसे ऐसे जाते हुए यहाँ पे सबसे अधिक तिरछापन आ जाता है। और इसी तरह दक्षिण की ओर होता है कि जैसे जैसे दक्षिण की ओर, तो उसमें क्या होगा, तिरछापन बढ़ेगा। तो ये देखिए भारत 0 डिग्री अक्षांश से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे 23 डिग्री एंड हाफ जो आपकी यहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा भारत के मध्य से निकलती है ना, जो भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो अब देखिए ये रहा यहाँ पे कन्याकुमारी, ध्यान से देखिए, और ये रहा यहाँ पे कश्मीर ऊपर की ओर नॉर्थ में। तो आप खुद बताइए कि सूर्य की किरणें तिरछी अधिक कहाँ पे होगी, क्योंकि ये मैं बता रही हूँ कि इस तरह सूर्य की किरणें ऊपर की ओर जाते जाते और ज़्यादा तिरछी हो जाएंगी। तो आप क्या बोलेंगे कि मैम यहाँ पे तिरछापन अधिक होगा, है ना, सूरज की किरणों का अधिक होगा कंपेयर टू यहाँ दक्षिण से। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर सूरज की किरणें ज़्यादा देर तक रहेंगी या उनका प्रकाश इस एरिया पे ज़्यादा पड़ेगा, तो यहाँ क्या होगा, सूर्य लंबे समय तक दिखेगा, ठीक है, उसका प्रकाश ज़्यादा समय तक रहेगा। तो दिन की अवधि क्या होगी, बड़ी होगी। यहाँ पे दिन की अवधि क्या होगी, बड़ी होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि सूर्य की किरणों का प्रकाश कम समय तक रहेगा इस स्थान पे उत्तर की ओर। तो यहाँ पे जो दिन की अवधि है ना, ये कम हो जाएगी अगर हम दक्षिण की अपेक्षा से या तुलना करें, तो यहाँ दिन की अवधि कम हो जाएगी। रीज़न क्या है, रीज़न यही है कारण कि सूर्य की किरणें तिरछापन बढ़ेगा, उसके प्रकाश में कमी आएगी, तो दिन की अवधि कम हो जाएगी और यहाँ दिन की अवधि अधिक होगी। जैसे जैसे आप भारत के साउथ से, दक्षिण से उत्तर की ओर जाते जाएंगे, आपको ये डिफरेंस नज़र आता जाएगा। और एकदम उत्तर में, जैसे जम्मू में या कश्मीर में पहुँचने पे, अगर आप एकदम जो दक्षिण का पॉइंट है कन्याकुमारी, वहाँ से तुलना करेंगे तो आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये किस कारण होता है, ये अक्षांशीय रेखाओं या अक्षांशीय स्थिति के कारण होता है, ठीक है। जो देख रहे हैं आप सूरज अक्षांश जो मैंने बताया, ये जो लंबवत रेखाएं होती है इनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये मैंने कल आपको ग्लोब पे समझाया था अच्छे से कि देशांतर और अक्षांशीय रेखाएं कौन सी होती है। ये देख रहे हैं ये वाली रेखाएं जो ये लंबी है, ये देशांतर है, ठीक है। और ये जो आड़ी रेखाएं हैं, ये आड़ी रेखाएं कौन सी हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। तो इसलिए जैसे जैसे 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर की ओर जाएंगे, वैसे वैसे सूर्य के प्रकाश में या उसकी किरणों में तिरछापन बढ़ेगा और उसके प्रकाश में कमी आएगी। तो दिन रात की अवधि में भी ये अंतर हमें नज़र आता है, ठीक है। समझ में आया अच्छे से आप सभी को। अब हम अपना जो अगला क्वेश्चन है उसे देखिए। ये हो गया कि कश्मीर और कन्याकुमारी में अंतर क्यों आता है।
देख लिया हमने ये अंतर किस कारण से आता है, ठीक है। फिर हमने क्षेत्रफल वाला भी देख लिया, पश्चिमी और पूर्वी तट पे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं उनकी भी हमने संख्या ज्ञात कर ली, ठीक है। आगे हम अब क्या पढ़ने वाले हैं कि भारत के पूर्वी मतलब नॉर्थ साइड ईस्ट साइड, पूर्वी को क्या बोलते हैं ईस्ट, और पश्चिमी प्रदेशों में मतलब वेस्ट जो एरियाज हैं, सूर्य उगने की अवधि में 2 घंटे का कितना 2 आवर्स का डिफरेंस आता है। ऐसा क्यों होता है? आपकी जो बुक है उसमें साइड में एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है और शायद लास्ट में भी हो एनसीईआरटी के कि ये डिफरेंस क्यों आता है कि ईस्ट में भारत के, देखिए पूर्वी जो क्षेत्र है, यहाँ मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, सबसे पूर्व में, और इस तरफ गुजरात है पश्चिम में। तो ये क्या पूछना चाह रहा है हमसे कि भारत के पूर्व में और भारत के पश्चिम में सूर्य के उगने की अवधि में अगर यहाँ जैसे मान लीजिए 5 o'clock सुबह 5 बजे उग रहा है तो यहाँ 7 बजे, इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? 2 घंटे लिखा है ना, तो ये 2 घंटे की अवधि का अंतर क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे, ठीक है। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है 5 o'clock मतलब 2 घंटे का डिफरेंस रहता है। अगर यहाँ जिस भी टाइम सूर्य उगेगा उससे 2 घंटे बाद पश्चिम में उदय होगा, तो इसका रीज़न हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे इसका पूर्वी विस्तार या पूर्वी जो है ये कितना है 97 डिग्री और 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। पूर्वी जो अक्षांशीय है स्थिति है वो कितनी है भारत की 97 डिग्री और 25 मिनट, और पश्चिम की ओर कितना है 68 डिग्री और 7 मिनट। ये जो अक्षांशीय स्थिति है भारत की पश्चिमी विस्तार है, और इधर कितना है 97 डिग्री और 25 मिनट। अब इसे ध्यान से देखना कि मैं कैसे कैलकुलेट कर रही हूँ। देखिए 91 डिग्री में 1 डिग्री आप लेंगे उसमें 4 मिनट माना जाता है। 1 डिग्री में कितने मिनट्स 4 मिनट्स, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। तो यहाँ कितना लिखा है 97 डिग्री और 25 मिनट, और पश्चिम का विस्तार कितना है 68 डिग्री और 7 मिनट, ठीक है। अब अंतर पूछ रहा है, अंतर क्यों आता है, तो हम पहले इसका देखेंगे कि इसका अक्षांशीय अंतर कितना है, पूर्व में और पश्चिम की जो अक्षांशीय अंतर है ये कितना है। तो आप देखेंगे कि जब आप इसे माइनस करेंगे यहाँ से, देखिए 25 में से 7 को आपको इधर से मिनट जो है ना डिग्री ये रही, मिनट के नीचे मिनट लिखना है, ठीक है। तो 25 मिनट में से 7 मिनट आपको यहाँ से माइनस करना है, तो कितना रह जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, 8 मिनट, ठीक है। और यहाँ 1, ये तो मिनट्स आ गए। अब हम करेंगे कि डिग्री में अंतर कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमें माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा देखिए 9, और ये कितना आ गया 2, तो 29 डिग्री एंड 18 मिनट्स क्या हो रहा है कि यहाँ पे कितना ये डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। पूर्वी और पश्चिमी जो अक्षांश है उनका ये अंतर हमें देखने को मिलता है। फिर क्या बताया कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 4 मिनट, तो 29 डिग्री में कितने मिनट होंगे, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी क्योंकि मेरे को पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 29 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा देखिए 116 मिनट, ठीक है। 116 मिनट लगभग हो जाता है 2 घंटे के आसपास का, क्योंकि 120 मिनट्स में 2 आवर्स होते हैं, और ये 116 मिनट जो है 116 मिनट 120 मिनट के आसपास है। और अगर इसमें हम ये 18 मिनट्स प्लस कर ले जो ये हमारे बचे हुए थे, आप देखिए तो ये लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है, ठीक है। देखिए तो ये जो 2 घंटे का डिफरेंस है, ये 2 घंटे का डिफरेंस किस लिए आ रहा है आपको पता चला, क्यों आ रहा है कि भारत की अक्षांशीय स्थिति के कारण ये अंतर आता है कि यहाँ की जो अक्षांशीय स्थिति है 97 डिग्री और 25 मिनट, और पश्चिम की जो अक्षांशीय स्थिति है भारत के पश्चिम की 68 डिग्री और 7 मिनट जो वेस्ट लॉन्गिट्यूड है और ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस कितने का है
29 डिग्री एंड 18 मिनट्स का। तो हमने देखा जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो अप्रोक्स 2 घंटे के आसपास का जो मिनट्स है, मतलब 2 घंटे की डिफरेंस इसलिए आता है कि यहाँ अगर सूरज पहले उग रहा है तो उसके लगभग 2 घंटे बाद पश्चिम में सूर्य उदय होता है। समझ में आया ये अंतर किस लिए है आपको अच्छे से? अक्षांश की स्थिति के कारण। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करके आपको पहले लिखना होगा कि ऐसी अक्षांशीय स्थिति के कारण होता है। भारत का जो पश्चिमी अक्षांश, पूर्वी अक्षांश जो आप लिखेंगे और फिर ये कैलकुलेशन करके अप्रॉक्स जो 2 घंटे हैं वो आपको दिखाने पड़ेंगे और इस कारण से ये अंतर आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है कि भारत के पड़ोसी देशों से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, उनका हमें नाम बताना है। वैसे ये क्वेश्चन कल के वीडियो में हमने देखा था, हमने ब्रॉडली देख लिया था कि कौन कौन से राज्य हमारे पड़ोसी देशों से सीमा बना रहे हैं, लेकिन आज हम इसे थोड़ा विस्तार से देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है कि बताइए भारत के उत्तर पश्चिम में पड़ोसी देश है, उनसे भारत के कौन से राज्यों की सीमा बनती है। तो उन राज्यों के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं उत्तर और पश्चिम में कौन कौन से पड़ोसी देश हैं भारत के। तो देखिए नॉर्थ और वेस्ट में कौन से हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये लग रही है अफगानिस्तान की सीमा थोड़ी सी। ठीक है, तो यहाँ पहले पाकिस्तान के पड़ोसी देश देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर ये तो क्या हो गए? केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ये दोनों तो यूटीज हो गई। ठीक है, जो सीमा बनाती हैं पाकिस्तान से। राज्यों की अगर हम बात करें तो देखिए पंजाब पहला राज्य, फिर इधर से राजस्थान और गुजरात। ठीक है, दिख रहा है आपको? पंजाब ये अपनी सीमा बना रहा है, फिर राजस्थान की सीमा बन रही है और फिर गुजरात भी पाकिस्तान से अपनी सीमा बना रहा है। तो ये 3 राज्य और ये 2 क्या हो गए? केंद्र शासित प्रदेश, जो भारत के जो पाकिस्तान पड़ोसी देश है उससे अपनी सीमा बना रहे हैं। ठीक है, अफगानिस्तान से तो एक ही देख पा रहे हैं, लद्दाख हो गया। बस लद्दाख ही एक यूनियन टेरिटरी ही अपनी सीमा बनाता है। तो ये भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश हो गए जो अपनी सीमा साझा करते हैं पाकिस्तान के साथ और अफगानिस्तान के साथ। अब आ जाइए उत्तर की ओर। उत्तर की ओर कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? पहले तो आप ये बताइए कि कौन कौन से उत्तर की ओर है। तो आप कहेंगे मैम उत्तर की ओर तो चीन है, आपने कल बताया था, नेपाल है और भूटान है। चीन का तिब्बत वाला इलाका, नेपाल और भूटान, ये 3 जो देश हैं ये भारत के उत्तर की ओर सीमा बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चीन को देखते हैं कि चीन से भारत के कौन कौन से राज्य अपनी सीमा बनाते हैं। तो चीन से देखिए ये लद्दाख की जो ये पूर्वी सीमा ये देखिए ये बन रही है। फिर हिमाचल प्रदेश दिख रहा है आपको, हिमाचल प्रदेश की थोड़ी सी, फिर उत्तराखंड। तो यहाँ से 3 राज्य आ गए। एक तो लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो 2 राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। फिर ये देखिए ये तो नेपाल, बिहार, ये तो नेपाल से हो जाएंगे। यहाँ देखिए सिक्किम, देख पा रहे हैं आप? सिक्किम जो भूटान और नेपाल के बीच में स्थित है और इसका जो उत्तरी हिस्सा है वो तिब्बत से सीमा बना रहा है, तो सिक्किम को भी हम काउंट करेंगे। फिर पूर्व की ओर आ जाइए, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश ये अपनी सीमा बना रहा है यहाँ तक। तो कितने राज्य हो गए? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, फिर सिक्किम, फिर उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश। तो 4 तो राज्य हो गए और एक लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया चीन से। ठीक है, तो ये चीन से सीमा बनाने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, देखिए इसीलिए मैप से क्या होता है ना, इजी हो जाता है। जब आप मैप से पढ़ते हैं तो मैप से आप आसानी से समझ सकते हैं कि कहाँ क्या स्थित है और कौन सी सीमा बना रहा है। अगर इसे ही आप याद करने बैठेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि लद्दाख किससे सीमा बना रहा है, चीन से या पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, तो आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके सामने मैप होगा और आप उससे देखेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा और फिर मैप की इमेज आपके माइंड में बन जाएगी। तो उससे आप जब भी याद करने की कोशिश करेंगे ना तो मैप आपके माइंड में आ जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश किन किन से सीमा बनाता है। इसलिए मैप की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है
अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो, ठीक है, और वो भी ऐसी भारत की स्थिति जैसे चैप्टर्स जिनको मैप से ही पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो आइए देखिए, हमने चीन का देख लिया, अब देखते हैं नेपाल से। ये रहा नेपाल। नेपाल से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? तो आप कहेंगे कि मैम हमें उत्तराखंड दिख रहा है इस तरफ, नेपाल के पश्चिम की तरफ, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फिर देखिए नेपाल के दक्षिण में ये देखिए उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा कर रहा है, उत्तर प्रदेश। फिर इस तरफ आ रहा है बिहार, ठीक है, और ये सिक्किम। बिहार और सिक्किम दिख रहे हैं आपको? क्या हो रहा है ना कि ये हाईलाइट करने की वजह से, लेकिन आप अपने मैप में अच्छे से इसे देख सकते हैं। तो ये नेपाल से, नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है, उनसे ये राज्य अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। फिर देखिए भूटान। भूटान तो छोटा सा देश है, पहले मैं इसको रफ कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। ये चीन वाला पार्ट मैं यहाँ से रफ कर रही हूँ। तो देखिए भूटान से सिक्किम, फिर से सिक्किम नेपाल से भी बना रहा है, चीन से भी अपनी सीमा बना रहा है और भूटान से भी। फिर यहाँ पे कौन सा है ये? असम। असम की सीमा बन रही है ये, और इस तरफ अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा बन रही है। तो ये 3 राज्य हो गए जो भूटान से अपनी सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे उत्तर की ओर कंप्लीट हो गए राज्य और उनसे सीमा बनाने वाले। अब आ जाइए बांग्लादेश की ओर, ठीक है। इसमें देखिए आप बांग्लादेश, मैं थोड़ा इसे जूम करती हूँ ताकि आपको क्या ये अच्छे से दिखे। ये रहा बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश में देखिए क्या आ रहा है, आप देख पा रहे हैं असम। ये देखिए असम अपनी सीमा बना रहा है इस तरह, ठीक है, दिख रहा है। फिर इस तरफ मेघालय की यहाँ से सीमा बन रही है इसकी। फिर असम की ये यहाँ से दोबारा बन रही है। फिर ये त्रिपुरा आ गया, ठीक है, और ये नीचे देखिए कौन सा आ गया, मिजोरम आ गया। ये तो बांग्लादेश के जो पूर्व की ओर, बांग्लादेश के पश्चिम की ओर पश्चिमी बंगाल आ गया, ये यहाँ तक अपनी सीमा बना रहा है, ठीक है, यहाँ तक इसका जाता है, ठीक है। और फिर ये देखिए यहाँ से बिहार भी, पर बिहार भी अपनी सीमा थोड़ा सा इसके साथ बना रहा है। तो ये कौन से हो गए? बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हो गए भारत के, ठीक है। म्यांमार के साथ आपको दिख ही रही होगी, म्यांमार के साथ ये जो सीमा है 7 सिस्टर्स, जो भारत के उत्तर पूर्व में जो 7 जो प्रदेश स्थित है ना, इनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, 7 बहनें। और अगर सिक्किम को भी मिला दे तो ये 8 हो जाते हैं। तो देखिए इनमें, इन 7 सिस्टर्स में से म्यांमार के साथ कौन कौन सीमा बना रहा है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम। तो ये 4 भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। हो गया, बांग्लादेश देख लिया, म्यांमार देख लिया, पूर्व की ओर पड़ोसी देश। उत्तर की ओर देख लिया चीन, नेपाल और भूटान। उत्तर पश्चिम की ओर देख लिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो 3, 2, 5 और 2, 7 ये तो आपके जो स्थलीय देश है, स्थलीय पड़ोसी देश हो गए, ठीक है। ये मतलब जमीन के द्वारा आपसे जुड़े हुए हैं, तो ये स्थलीय सीमा हो गई। अब हम देखेंगे जलीय सीमा, जल के द्वारा जिसकी सीमा स्थल से नहीं जल से बन रही है, वो कौन से हैं? देखिए श्रीलंका। दक्षिण में आ जाइए आप, श्रीलंका देखिए आप, ये जो दिख रहा है आपको, ये इसके द्वारा ये जल संधि है, और इस जल संधि का नाम क्या है? पाक जल संधि, ठीक है। तो ये इसके द्वारा भारत से जुड़ा हुआ है, ठीक है। भारत का जो दक्षिण की ओर श्रीलंका जो पड़ोसी देश है, इसकी भारत के साथ जलीय सीमा लगती है, और इस जलीय सीमा का नाम या इस जल संधि का नाम क्या है? पाक जल संधि। देखिए एक होती है स्थल संधि और एक होती है जल संधि। जब कोई भी 2 भूभाग आपस में किसी स्थलीय भाग से जुड़े होते हैं तो उन्हें बोला जाता है स्थल संधि, जिस जो स्थल के द्वारा। और जब कोई भी 2 भूभाग आपस में जल, जिनके बीच में माध्यम जल हो, उसके द्वारा जुड़े होते हैं तो उन्हें बोला जाता है जल संधि। तो श्रीलंका और ये देखिए भारत का जो ये तमिलनाडु का पार्ट है, ये पाक जल संधि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया मालदीव, हालांकि भारत में मतलब इसकी कोई सीमा नहीं लग रही, लेकिन जलीय अगर पड़ोसी देश देखें जिसकी जलीय सीमा है, तो आप 2 देशों के नाम लिखेंगे, मालदीव और श्रीलंका, ठीक है। ये मालदीव दिख रहा है, लक्षद्वीप की नीचे की तरफ मालदीव है, तो मालदीव, सॉरी। तो
ये हो गए भारत के पड़ोसी देश और उनसे लगने वाले राज्यों की सीमा कौन कौन सी है, कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। अगर बात आ जाए कि भारत का पड़ोसी देशों से लगने वाली सीमा में सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है, या किस पड़ोसी देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा बनती है। ठीक है, देख पा रहे हैं, इतनी लंबी सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ बन रही है। हालांकि ये नहीं है आपकी बुक में, पर मैंने आपको बता दिया, एक्स्ट्रा थोड़ा सा आपको पता रहे। ठीक है, दिख रहे हैं, ये सीमा बांग्लादेश के साथ बनती है और ये भारत की पड़ोसी देशों के साथ सबसे लंबी सीमा है। अब आगे हमें क्या पढ़ना है स्टूडेंट, कि 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स को भारत की प्रधान मानक यामोत्तर रेखा माना गया है। फिर इसने यहाँ क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया कि ऐसा क्यों हमने इसी लाइन को, कौन सी लाइन, 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स को ही भारत की मानक यामोत्तर रेखा क्यों माना है। 82 डिग्री एंड 30 मिनट को क्यों माना है। देखिए, ये पूरा जो आपके सामने जो ये मैप है, ये पूरे विश्व को अलग अलग टाइम जोन में बांटा गया है, उसका मैप है। इसमें मैंने आपको कल भी बताया कि ये है 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, और 0 डिग्री देशांतर जो है, इसको ग्रीनविच लाइन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे ब्रिटेन में ग्रीनविच नाम की जगह है, यहाँ से होकर ये निकलती है, तो इसे ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। अब ये इसके अकॉर्डिंग ही पूरे विश्व के समय को बांटा गया है, इस लाइन के अकॉर्डिंग, 0 डिग्री देशांतर के अनुसार। तो भारत ने जिस रेखा को माना है कि इसके अकॉर्डिंग पूरे भारत का समय निर्धारित किया जाएगा, तो वो रेखा कौन सी है, वो रेखा कुछ इस तरह से भारत से गुजरती है। देखिए, श्रीलंका से भी होके नीचे से, कौन सी है ये, 82 डिग्री और 30 मिनट्स। ठीक है, और इसको भारत की प्रधान मानक यामोत्तर रेखा माना गया है। प्राइम मेरिडियन लाइन जो भारत की है, इसको माना गया है। ऐसा क्यों, देखिए कल भी आपको ये चीज़ समझाई थी कि अगर हमें, देखिए मेरी घड़ी में 10 बजे, आप अपने फ्रेंड को फ़ोन करेंगे, उसकी घड़ी में भी अगर वही समय होगा, तो सेम समय, अगर वो बोल रहे मेरी घड़ी में तो 12 बजे, अब आप स्कूल कैसे पहुंचेंगे, आप कैसे, मतलब एक तरह से यूनिफॉर्मली चीज़ें कैसे होगी, सारी चीज़ें व्यवस्थित करने के लिए और पूरे भारत में एक ही समय निर्धारित करने के लिए एक रेखा को ऐसा मानना था कि जिसके संदर्भ में पूरे भारत की जो घड़ियाँ हैं वो एक ही समय दिखाए, और एक ही समय, एक यूनिफॉर्म टाइम बनाने के लिए हमें कोई टाइम मानना पड़ा, एक टाइम जिसके संदर्भ में सारी घड़ियाँ चल सके या सेम टाइम दिखा सके। तो किस रेखा के संदर्भ में है वो, 82 डिग्री और 30 मिनट, जो ये आपकी देशांतरीय रेखा है, पूर्वी देशांतर, तो इसको हमने अपनी मानक यामोत्तर रेखा माना है, और इसके संदर्भ में अपना जो समय है, इसके संदर्भ में हम गणना करते हैं। और पूरे विश्व में 0 डिग्री देशांतर, जो यहाँ से प्राइम मेरिडियन लाइन है, इसके संदर्भ में। ये देखिए, जो देश बड़ा है, जैसे रूस हो गया, रूस ने अपनी रूस ने कहीं अपने पूरे देश को कहीं लाइंस में विभाजित करके अलग अलग टाइम जोन माना है। देख रहे हैं आप, रूस में कुछ कितने 6 शायद टाइम लाइन है, जैसे बांट लिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा देश है, एक रेखा को मानता तो पूरे देश में यूनिफॉर्म टाइम नहीं हो पाता। तो इस तरह एक रेखा समय को निर्धारित करने के लिए जिस रेखा को मानक रेखा माना गया और जिसके संदर्भ में हमने अपना समय निर्धारित किया, भारत में वो कौन सी है, 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतरीय को माना गया। ठीक है, अब अगला है कि कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो 23 डिग्री और 30 मिनट से गुजरती है, तो ये किन राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो ये रही कर्क रेखा, आप देख पा रहे हैं, ये जो डॉटेड लाइन है पूरे इस भारत के नक्शे में, जो डॉट डॉट करके लाइन है ना, जो पूरे भारत को 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो इस रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये किन किन राज्यों से होके जा रही है, आप देखेंगे कि सबसे पहले अगर पश्चिम की तरफ से हम देखें तो पहले आएगा गुजरात, ठीक है, फिर आपका आएगा मध्य प्रदेश, फिर देखिए छत्तीसगढ़ से भी निकल रही है इसके ऊपरी हिस्से से,
देखिए छत्तीसगढ़, फिर हो गया झारखंड, पश्चिमी बंगाल, और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ त्रिपुरा से भी निकल रही है, त्रिपुरा और ये मिजोरम। ठीक है, तो उत्तर पूर्व में कौन से राज्य हैं? 2 राज्य, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर पश्चिमी बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और ये देखिए राजस्थान से भी निकल रही है, राजस्थान के बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से, ये जो छोटी सी लाइन है ना, तो राजस्थान को भी इंक्लूड करेंगे। तो कितने राज्य हो गए? गुजरात पहला, फिर राजस्थान दूसरा, मध्य प्रदेश तीसरा, छत्तीसगढ़ चौथा, झारखंड 5th, पश्चिमी बंगाल आपके 6th, और त्रिपुरा और मिजोरम टोटल 8 राज्य। तो कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? राज्यों के नाम, और कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। अगर आपको सिर्फ राज्य पूछे कि कितने राज्य हैं, तो टोटल 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। और राज्यों के नाम पूछ ले कि कौन कौन से राज्य हैं, तो आप क्या बताएंगे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से। सिर्फ ये पूछ ले कि उत्तर पूर्व के कौन से राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, तो आप सिर्फ इन्हीं 2 राज्यों का नाम बताएंगे, त्रिपुरा और मिजोरम का। ठीक है, तो ये हो गई कि कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है। ये नाम भी याद करना है और किन किन राज्यों से, ये राज्यों के नाम आपको याद करने हैं। तो जो ये पहला चैप्टर है ना, भारत की स्थिति और आकार, इसमें जितने भी क्वेश्चंस बनते थे, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, अक्षांश, देशांतर, कर्क रेखा, विश्व के संदर्भ में, महाद्वीप के संदर्भ में, ठीक है, तो सबका हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। मतलब आपका पहला चैप्टर में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं रहा जिसका अध्ययन हमने नहीं किया हो, या जिसका मतलब मैंने आपको बताया नहीं हो। अच्छे से हमने 1 by 1 करके सारे पॉइंट क्लियर कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है? आपको भारत का नक्शा लेना है, मैप लेना है, और उसमें आपको जितने भी मैंने मैप वर्क करवाया है अभी, ठीक है, मैप वर्क करवाया है, जैसे ये कर्क रेखा वाला ले लीजिए, या इससे पहले हमने देखा, ठीक है, कि वो जो मानक यामोत्तर रेखा है वो किन किन राज्यों से गुजर रही है, वो भी आपको करना है। प्लस आपको पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उनसे किस किस की सीमा लगती है, वो भी आपको करना है। ठीक है, तो ये जो सारा मैप वर्क है, आपको मैप लेना है और इस चैप्टर को पूरे मैप की सहायता से आपको क्लियर करना है। ठीक है, और उसके बाद भी आपको कुछ डाउट्स रहते हैं, कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ आता है, तो आप कमेंट में लिखिए कि मैम हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। मैं ज़रूर आपको उसका रिप्लाई करूँगी, बताऊँगी कि हाँ ये क्या है क्या नहीं विस्तार से। और जब अब अगला वीडियो होगा उसमें हम एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर इसी की तरह, और वो कौन सा होगा कि भारत का भौगोलिक विस्तार, मतलब भारत को कितने भागों में बांटा गया है। हिमालय हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया, मरुस्थल हो गया, तटीय द्वीप हो गए, और इन सब के बारे में हम अब अगले वीडियो में, आपका जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपका जो पहला चैप्टर है ये यहीं पे ख़त्म होता है। स्टिल आपके कुछ डाउट्स हैं जो आपको नहीं समझ आ रहे, तो आप कमेंट कीजिएगा और इसे अच्छे से इस मैप वर्क को आप कंप्लीट करिएगा, तो आपका इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर करें, और डाउट्स हो तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।